क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जहां दोस्त और दुश्मन फर्क करना नामुमकिन है। नेवरमोर एकेडमी में कुछ बहुत गलत हो रहा है और वेडनेसडे एडम इस बार खुद एक टारगेट बन चुकी है। सीजन 2 में सिर्फ मेंटोर्स नहीं लौटे हैं, लौट आया है एक ऐसा राज जो सब कुछ तबाह कर सकता है। अब वेडनेसडे को चाहिए जवाब या शायद बदला, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच तक जिंदा पहुंच पाएगी? अगर आप भी चाहते हैं हर रात से पर्दा उठाना, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है वेडनेसडे एडम को दिखाते हुए, जहां वो एक सीरियल किलर के बेसमेंट में बंदी होती है। लेकिन वो यहाँ कैसे आई? अब हमें 6 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेडनेसडे इन छुट्टियों में अपनी काली शक्तियाँ बढ़ा चुकी थी। वो भी एक किताब के जरिए। अब वो अपने एक बचपन का ख्वाब पूरा करना चाहती थी, जो था कंसास शहर में एक सीरियल किलर जो अभी तक 11 लोगों की जान ले चुका है। अब वेडनेसडे को उसे ढूंढने के लिए उसकी एक चीज़ मिलती है, जो उसने अपने 11वें शिकार को मारते वक्त गिरा दिया था। अब वेडनेसडे को उसका पता चल जाता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन वेडनेसडे को एयरपोर्ट पर रोक ले जाता है, क्योंकि उसने अपने बैग में बहुत अजीब सी चीज़ डाल रखी थी, जिसमें नाइफ, इलेक्ट्रिक शॉकर और एक कटा हुआ हाथ और भी बहुत कुछ। लेकिन सारी चीज़ें वेडनेसडे से बरामद कर ली जाती हैं। अब उसी सीरियल किलर को दिखाया जाता है जहां वो अपनी वैन से कहीं जाने वाला था, लेकिन तभी वेडनेसडे अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश करने की सोचती है। लेकिन जब सीरियल किलर उसके हाथ छूता है तो उसे उसका फ्यूचर दिखता है और वो बेहोश हो जाती है। जानकारी के लिए बता दूं कि वेडनेसडे की स्पेशल पावर है जिससे वो फ्यूचर और पास्ट दे सकती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां सीरियल किलर वेडनेसडे को टॉर्चर करने वाला था, लेकिन तभी उसे उसका दोस्त थिन यानी कि कटा हुआ हाथ उसे इतनी गंदी तरीके से मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपती है कि वो सीरियल किलर अरेस्ट हो चुका है। तभी वेडनेसडे की मॉम वेडनेसडे से कहती है, जल्दी चलो, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, क्योंकि अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी और पूरी छुट्टियां वेडनेसडे ने अपनी नोवेल लिखने में लगाई थी। उसकी मॉम उसे कहती है, मुझे तुम्हारी नोवेल पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। लेकिन अब नेवरमोर में वेडनेसडे का भाई भी जा रहा था, क्योंकि उसके पास भी बिजली की पावर थी। लेकिन वेडनेसडे इस चीज़ से खुश नहीं लग रही थी, क्योंकि शुरू से उसकी अपने भाई से नहीं बनती थी। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जहाँ चोरी छुपे किसी की पिक्चर ले रहा था, लेकिन तभी एक कौवा उसे दिखता है जिसकी एक आंख लाल थी और एक एक करके उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। और फिर वो सब मिलके एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वेडनेसडे और उसकी पूरी फैमिली नेवरमोर पहुंच जाती है। वेडनेसडे की मॉम उसे एक और बार कहती है पक्सली का ध्यान रखना, यानी कि उसके छोटे भाई का। लेकिन जब वेडनेसडे नेवरमोर पहुंचती है, सब लोग उसे हीरो की तरह ट्रीट कर रहे थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने पूरे नेवरमोर की जान बचाई थी। फिर हमें स्कूल का नया प्रिंसिपल देखा जाता है, बैरी डॉट। वो वेडनेसडे को एक प्रथा के बारे में बताता है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा बॉन फायर जलाया जाता है और वो चाहता है उसमें वेडनेसडे स्टूडेंट ऑफ होनर बने। उसके बाद वेडनेसडे अपनी लंबी छुट्टियों के बाद ईडन से मिलती है, जो कि उसकी रूममेट है। लेकिन तभी कहीं से एक तीर उड़ता हुआ आता है, जिसमें वेडनेसडे की पिक्चर थी। उसमें लिखा था, मेरी तुम पे नजर है। मतलब कोई उस पे नजर रख रहा था। फिर पक्सली अपने रूममेट से मिलता है। वो उसका रूममेट इसलिए बना था क्योंकि उसकी बहन ने उसकी जान बचाई थी। फिर हमें बैरी डॉट यानी कि नेवरमोर के प्रिंसिपल को वेडनेसडे की मॉम को फंड रेस्ट कमेटी का हेड बनने को कहता है, जिससे वो वेडनेसडे के पास भी रह पाएगी। फिर प्रिंसिपल उन्हें उनकी रहने की जगह दिखाता है। वहाँ वेडनेसडे की मॉम से कहती है, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस फैसले से पीछे हट जाऊंगी। लेकिन वेडनेसडे यहाँ से बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। लेकिन उसकी मॉम को पता था कि वेडनेसडे उससे कुछ छुपा रही है। फिर वेडनेसडे और थिन दोनों जंगल में जाते हैं, जहाँ उसे वो आदमी की बॉडी दिखती है जिसे कौवे ने मार दिया था। उसकी मौत बहुत खौफनाक हुई थी। लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखता है जो चोरी छुपे ये सब देख रहा था। वेडनेसडे उसे एक लात मार के गिरा देती है। फिर पता चलता है कि वो आदमी गेल्फिन था। जो आदमी मरा था वो उसी का दोस्त था। गेल्फिन टेलर का फादर था, जिसने मॉन्स्टर बन के वेडनेसडे को मारने की कोशिश करी थी। गेल्फिन वेडनेसडे से मदद मांगता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वेडनेसडे सख्त मना कर देती है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल बैरी को दिखाया जाता है, जिसने प्रियंका को अपने ऑफिस में बुलाया था। वो चाहता था कि वो फंड रेजिंग में स्टूडेंट मेंबर बने, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो कोई भी काम निकलवा सकती थी।
लेकिन बियंका इसके लिए तैयार नहीं होती। तो प्रिंसिपल उसे बताता है तो मुझे फिर कुछ स्कॉलरशिप स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा, और बियंका भी स्कॉलरशिप पे यहाँ आई थी। इस बारे में सोचने के लिए वो उसे एक दिन का वक्त देता है। उसके बाद हम वेडनेसडे को एक वोलन बजाते देखते हैं, जहाँ तभी एक लेडी आ जाती है जो उसकी नई म्यूजिक टीचर थी, जिसका नाम था मिस कैप्री। फिर मिस कैप्री वेडनेसडे की तारीफ करती है कि किस तरह से उसने नेवर मोर की जान बचाई, इसीलिए वो भी सबके लिए कुछ करना चाहती है। फिर हमें रात के बनफायर को दिखाने के लिए प्रिंसिपल वेडनेसडे की मॉम को लेके आता है, जहाँ कुछ बच्चे अपनी पावर की मदद से एक ईगल बना रहे थे। प्रिंसिपल फिर एक और मर्तबा वेडनेसडे की मॉम से हेड बनने की चर्चा करता है, लेकिन वो भी बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उसके ऊपर पहले से अपने परिवार की जिम्मेदारी थी। फिर हमें ईडिन को दिखाते हैं, जिसके पास जेवियर का एक नोट आता है। वही लड़का जिसे वो मॉन्स्टर समझ रही थी, वो उसे एक तस्वीर भेजता है। वो उसी काले कौवे की तस्वीर थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो उसे नोट में बताता है कि वो चीज उससे जुड़ी हुई है। फिर वेडनेसडे की नज़र अपने टाइपराइटर पे पड़ती है, जिसमें एक पेज था जिसमें लिखा था कि उसकी नॉवल रात की बन फायर में जलने वाली है, जो उसने 2 सालों की कठिन मेहनत से लिखी थी। वो उसे ढूंढने के लिए बन फायर की पार्टी में चली जाती है, जहाँ बहुत से लोग थे। वहाँ उसे एक और नोट मिलता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नॉवल ना जले तो मुझे चिता के अंदर मिलो। यानी कि वही बड़ी बर्ड के अंदर साफ नजर आ रहा था कि कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। फिर वेडनेसडे चिता के अंदर चली जाती है। एडिन उसे अंदर जाने के लिए मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकती। वो धीरे धीरे चिता के बहुत अंदर चली जाती है, लेकिन उसे उसकी नॉवल तो मिल गई। लेकिन उससे पहले बरी नेवरमोर के प्रिंसिपल चिता में आग लगा देते हैं। बाकी बच्चे उस चिता को अपनी पावर से उड़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वेडनेसडे अभी भी चिता के अंदर थी। एडिन चीख चीख के सबको बताती है कि वेडनेसडे चिता के अंदर है, लेकिन वेडनेसडे कैसे न कैसे करके चिता से सही सलामत बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी नॉवल थोड़ी सी जल जाती है। फिर प्रिंसिपल बैरी वेडनेसडे के लिए एक पोस्टर बनवाया, क्योंकि उसकी वजह से आज पूरा नेवरमोर जिंदा है। लेकिन वेडनेसडे को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो पोस्टर को आग लगा देती है, जिससे सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर हम पक्सली को देखते हैं, जो कि जंगल में था। वो किसी बच्चे की कब्र को निकालने के लिए वहाँ आया था, क्योंकि वो एडम फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वो अचानक से गिर जाता है, जिससे वो अपनी पावर का यूज़ कर देता है। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो शुरू में तो उसे देख के डर जाता है, लेकिन बाद में उसे देख के वो बहुत खुश होता है। उसके बाद वेडनेसडे पूरे बन फायर को खराब करने के बाद वो वहां से चली जाती है। एडिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडिन वेडनेसडे को छूती है तो उसे एक और मर्तबा उसे फ्यूचर दिखता है। जहाँ वो थी वो एक कब्रिस्तान था। वो वहाँ एडिन की कब्र देखती है, जिसे वो देख के बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन तभी एडिन आके उसका गला दबाने लगती है, क्योंकि उसकी मौत उसकी वजह से हुई थी। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। उसके बाद वेडनेसडे गेल्फिन के घर जाती है, क्योंकि उसके कुछ सवाल थे जिसका उसको जवाब चाहिए था। एनिट की मौत, जेवियर की वो पेंटिंग। लेकिन जब वो गेल्फिन के घर पहुंचती है, वो देखती है गेल्फिन की पहले से एक मौत हो चुकी थी। उसकी मौत वैसे ही हुई थी जैसे उसके दोस्त की। फिर अचानक से उसके मुंह से बहुत से कौवे निकलने लगते हैं, जिससे वो थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर वो उनको छू के उसके साथ ही किसने किया उसका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दुष्ट दृष्टि इस बार काम नहीं करती। तभी पुलिस वहां आ जाती है और वेडनेसडे को पकड़ लेती है। फिर उसे पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है पूछताछ करने के लिए। लेकिन वहीं तभी उसके डैड आ जाते हैं, जो कि वेडनेसडे की लॉयर भी थे। फिर वो वहाँ से उसे ले जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वेडनेसडे का भाई दिखाया जाता है, जो अपने रूममेट को एक चीज़ दिखाने लेके आया था, जो कि वो मॉन्स्टर था जो उसे उस रात जंगल में मिला था। वो उसका नाम स्लर्प रखता है। उसने उसे जंजीरों से बांध रखा था। फिर वेडनेसडे अपने रूम में पहुंचती है, जहां वो एनिट को नीचे पड़ा देखती है और उसका गला कटा हुआ था। वेडनेसडे को लगा जो उसने देखा वो सच हो गया, लेकिन तभी एनिट उठ जाती है और कहती है हैप्पी प्रैंक डे। ये एक फेस्टिवल है जो नेवरमोर में हर साल मनाया जाता है। फिर एनिट उसे वो आंख देती है जो उसे लगा था कि वेडनेसडे ने उसे डराने के लिए वहां रखी है। वेडनेसडे उसे पकड़ के उस पर अपनी दृष्टि इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है।
अब हम देखते हैं पूरा नेवरमोर प्रैंक फेस्टिवल मना रहा था। उसके बाद प्रियंका को दिखाया जाता है जो वेडनेसडे की मॉम के पास आती है डोनेशन लिस्ट लेके। वो उसे बताती है कि उसे अपनी मॉम से डोनेशन मांगनी होगी, लेकिन वेडनेसडे की मॉम की अपने मॉम से नहीं बनती। फिर वो उसे इंसेक्ट वाले कुकी ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अपने आप को जंजीरों से खींच रहा था। और फिर हम अगले सीन में वेडनेसडे को देखते हैं जो एनिट की ड्राइविंग अपॉइंटमेंट ले लेती है, जिससे वो कहीं बाहर ना जा पाए, क्योंकि उसे डर था उसने जो देखा वो सच ना हो जाए। और फिर एनिट की जगह वो खुद चली जाती है। लेकिन तभी वेडनेसडे की मॉम उसके रूम में आ जाती है उडी की बुक लेने के लिए। थिन उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन थिन की नहीं चल पाती। वेडनेसडे फिर ड्राइविंग सीखने जाती है एनिट बन के। वो आदमी से पूछता है क्या तुमने कभी ड्राइविंग करी है, लेकिन फिर वेडनेसडे जो ड्राइविंग करती है वो आदमी ये देख के बहुत घबरा जाता है। वेडनेसडे ड्राइविंग करके एक हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ टेलर गैलफिन बना था, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था। वेडनेसडे अब टेलर से मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इस सब के पीछे टेलर का हाथ है, और इसकी उसे अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। फिर उसे एक जगह ले जाया जाता है टेलर से मिलवाने के लिए, और फिर उसे एक रूम में भेज दिया जाता है। ये सब मॉनिटर में रिकॉर्ड हो रहा था। अब काफ़ी महीनों बाद टेलर ने वेडनेसडे को देखा था। वेडनेसडे उसे बताती है किसी ने तुम्हारे फादर और उसके दोस्त को मार दिया है, मुझे शक है ये तुमने किया है। उन दोनों में काफ़ी मुठभेड़ होती है। टेलर बोलता है एक एक करके मैं सबको मार दूंगा, तुम्हारी दोस्त एनिट को भी। वेडनेसडे कहती है लेकिन तुम पूरी जिंदगी यहीं काटोगे और इस अंधेरे में तुम अपना दम तोड़ दोगे, यही होगा मेरा बदला। ये सुनकर टेलर फिर मॉन्स्टर में तब्दील होने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है, इससे वो नहीं बदल पाता। उसके बाद वेडनेसडे यहाँ से चली जाती है। फिर हमें वेडनेसडे के भाई के रूममेट को दिखाया जाता है जो उसे बताता है कि मॉन्स्टर कहीं भाग गया है। उसके बाद एनिट को दिखाया जाता है एक लड़की के साथ जो अपने रूम में आई थी। वो शायद उसे पसंद करती थी, लेकिन कोई उन्हें बाहर से देख रहा था। और यही एनिट को पता चलता है कि आज थिन का बर्थडे है, लेकिन सब भूल गए। लेकिन तभी पीछे उस लड़के को कुछ हो जाता है। एनिट उसके पास जाती है और तभी थिन को भी कोई बंद कर देता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर प्रियंका प्रिंसिपल के पास जाती है। वो उसे बताती है कि वेडनेसडे अपनी मॉम से डोनेशन लेने के लिए मना कर दिया है। प्रिंसिपल कहता है तो तुम उस पर अपनी पावर इस्तेमाल करो। लेकिन प्रियंका अपनी पावर प्रिंसिपल पे इस्तेमाल करती है, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक लॉकेट था जिससे उसकी पावर का उस पर कोई असर नहीं होता। अब वेडनेसडे अपने रूम में आती है। वो देखती है एनिट वहाँ नहीं थी और थिन भी बंद था। फिर थिन उसे बताता है कि एनिट को कोई ले गया। और फिर एक कॉल आता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है एनिट को ढूंढने के लिए, अगर वो नहीं ढूंढ पाई तो वो मारी जाएगी। फिर हम एनिट और उस लड़के को देखते हैं जो एक बहुत पुराने क्लॉक टावर में उन्हें बांध रखा था और उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेड टांग रखे थे। वेडनेसडे अब उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी म्यूज़िक टीचर वहाँ आ जाती है। वो उसे एक इवेंट के लिए इनवाइट करती है। फिर वो लेटर को देखती है जो उसे उसी रूम में मिला था। वो समझ जाती है कि वो लेटर्स नहीं नोट है। वो नोट वो पियानो में बजा के देखती है, जिससे एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाता है। वो उसके अंदर चली जाती है। वहाँ उसे कुछ देर के लिए किसी की झलक दिखती है और उसे एक मास्क भी मिलता है। फिर उसे एक लिफ्ट दिखती है, वो उसमें चढ़ जाती है। फिर हम एनिट और उस लड़के को देखते हैं जो अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अब वेडनेसडे लिफ्ट के जरिए क्लॉक टावर में पहुंच जाती है और उसे एनिट भी मिल जाती है। वो थिन से उन्हें खोलने के लिए बोलती है, लेकिन तभी थिन से एक धागा खिंच जाता है, जिससे उस पर बहुत से नाइफ गिरने लगते हैं। उनमें से एक में वो फंस भी जाता है, जिससे सारे नाइफ उनकी तरफ आने लगते हैं। वेडनेसडे तभी एक टाइपराइटर देखती है जो उन्हीं नाइफ से जुड़ा था। उस टाइपराइटर पे लिखा था तुम क्या नहीं देखते। इसका जवाब देने पर ही वो अपने दोस्तों को बचा सकती थी। और वहाँ बहुत सी बुक रखी थी, लेकिन समय बहुत कम था और नाइफ धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। लेकिन वेडनेसडे को जवाब पता चल जाता है और वो उस बुक का नाम लिख देती है जो वहाँ नहीं थी, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। तभी कहीं से क्लैप की आवाज़ आती है और फिर एक लड़की को दिखा जाता है। वो वही लड़की थी जो वेडनेसडे की बहुत बड़ी फैन थी।
और जो ये सब था ये सिर्फ प्रैंक था। मतलब जो भी ये सब हो रहा था उस लड़की के ज़रिए रचा हुआ एक प्लान था। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम है एग्निस, और जो भी अभी तक हुआ चिता में उसके नॉवल रखने तक ये सब एग्निस का ही प्लान किया था। वो उससे गर्लफ्रेंड की मौत के बारे में पूछती है, लेकिन एग्निस ने उसे नहीं मारा था, लेकिन वो उससे वादा करती है कि इसका पता लगाने में वो उसकी ज़रूर मदद करेगी। फिर रात में प्रियंका वेडनेसडे की मॉम के पास पहुंचती है। वो उस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है अपनी मॉम से हैवी डोनेशन मांगने के लिए, और वहां से चली जाती है। फिर वेडनेसडे को पता चलता है कि उसकी मॉम उसकी बुक ले जा चुकी है, जिससे वो बहुत गुस्सा होती है। फिर हमें उस ड्राइवर मैन को दिखाया जाता है जो कि किसी को ठोक देता है, और जब वो बाहर आके उसे देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है वेडनेसडे एडम की माँ और बाप को दिखाते हुए, जो कि बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वो थिन का बर्थडे भूल गए थे। उसी के बीच हम देखते हैं उनका रोमांटिक भरा डांस। लेकिन इसी के बीच कि उनके घर में कोई चोरी छुपे घुस आया था। वो एक बॉक्स खोलता है जिसमें एक लेटर होता है। फिर हम देखते हैं कि जो चोरी छुपे घुसा था वो वेडनेसडे थी, जो कि अपनी मॉम से वो अपनी किताब चुराने आई थी जो उसने उससे ले ली थी। वहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है। वेडनेसडे उसे कहती है कि उसे वो किताब चाहिए क्योंकि उसने अभी तक बहुत कुछ देख लिया है जिसके उसे पता लगाना है। उसके लिए उसे वो किताब चाहिए, लेकिन उसकी मॉम उसे वो देने से सख्त मना कर देती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। अब वो परेशान थी कि ये सब कर कौन रहा है, और उसे अपनी दृष्टि इस्तेमाल करने के लिए भी वो किताब चाहिए थी। वहीं एनिड अपने कपड़ों को लेकर परेशान थी क्योंकि उसके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, क्योंकि नेवरमोर सभी स्टूडेंट्स को कैंपिंग ट्रिप पे ले जा रहा था। लेकिन अभी तक उसने एनिड को उसकी मौत के बारे में नहीं बताया था क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहती थी। तभी उसके सामने एग्निस आ जाती है, वही इनविजिबल गर्ल। वो उसकी सभी बातें सुन लेती है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे एक फ्यूनरल में जाना था। फिर हम वेडनेसडे के भाई को और उसके दोस्त को देखते हैं जो परेशान था कि उसे स्लैब के बारे में सबको बता देना चाहिए क्योंकि वो उसे छोड़ के कैंप पे नहीं जा सकते। लेकिन पक्सली के पास एक प्लान था। अब हम वेडनेसडे को देखते हैं जो गर्लफ्रेंड के फ्यूनरल में आई थी। वहाँ पर दो लोग पहले से ही मौजूद थे, एक पुलिस ऑफिसर और दूसरी टेलर की डॉक्टर। वेडनेसडे उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या गर्लफ्रेंड कभी टेलर से मिलने आया था। वो उसे बताती है कि वो एक बार वहाँ आया था और टेलर एकदम बेकाबू हो गया था, और यहाँ ये सब वो काला कौवा भी देख रहा था। फिर हम प्रियंका को देखते हैं जो कि एक होटल में आई थी। वो उस पर अपने सायरन सॉन्ग यूज करती है और उससे 302 नंबर की चाबी मांगती है, और वो यहाँ आई थी उसे ये तक बुला देती है। फिर वह उस रूम में जाती है जहाँ उसकी मॉम थी। उसने उसे वहाँ छुपा के रखा था ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके, क्योंकि वो बैंक लूटते पकड़ी गई थी अपने हस्बैंड की वजह से, कि हस्बैंड ने उससे शादी इसीलिए की थी ताकि वो उसकी पावर से बैंक लूट सके। लेकिन प्रियंका अपनी मॉम को इन सब से बचाना चाहती थी। फिर वेडनेसडे एग्निस के पास जाती है क्योंकि वो जानना चाहती थी एग्निस जो फोन उसे दिया था वो उसने कैसे खोला। फिर पता चलता है एग्निस की एक दोस्त थी जो किसी का भी रूप ले सकती थी। वेडनेसडे को उस फोन में गर्लफ्रेंड के दोस्त की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो बोलता है सारे सबूत उसके डेस्क पर मिलेंगे। वेडनेसडे फिर उसके घर का पता लगाती है कि वो कहाँ रहता है। जहाँ उसका घर था उसका कैंप भी वहाँ जाने वाला था, तो वो डिसाइड करती है कि वो भी कैंप में जाएगी। अगली सुबह सब कैंपिंग के लिए तैयार थे। एनिड भी बहुत खुश होती है कि वेडनेसडे भी कैंपिंग के लिए चल रही है, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ सुराग ढूंढने के लिए जा रही थी। फिर सभी निकल पड़ते हैं कैंपिंग के लिए। वो सब अपनी कैंपिंग पे पहुंचने के बाद हम पक्सली को देखते हैं। वो साथ एक कैफिन लेके आया था जिसमें वो उस ज़ॉम्बी को भर के लेके आया था। लेकिन जब वेडनेसडे से पूछती है वो बोलता है इसमें मेरे सिर्फ खाने पीने का सामान है। अब दोनों वहाँ अपने मॉम डैड को भी देखते हैं। उन्हें देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। सभी बच्चे अपने टेंट लगाते हैं, लेकिन पक्सली ने टेंट के बाहर बहुत सारे रॉकेट लगा रखे थे क्योंकि वो साथ में उस ज़ॉम्बी को लेके आया था। उसके बाद प्रिंसिपल बैरी एक लंबा सा लेक्चर देते हैं कि यहाँ हम बहुत मजे करेंगे और यहाँ पर कोई भी नॉर्मल नहीं होगा, यानी कि आम इंसान। लेकिन तभी एक ग्रुप वहाँ आ जाता है जो कि नॉर्मी था, जो ये दावा कर रहा था कि उसने एक कैंप 6 महीने पहले बुक किया था, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन उन दोनों के पास एग्रीमेंट था, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस चीज़ का फैसला वो एक गेम से करेंगे। और गेम के रूल्स साफ थे। दोनों टीम के पास होगा एक जफर और हर टीम के पास 10 प्लेयर होंगे। 5 होंगे हमलावर और 5 रक्षक, और जो टीम दूसरी टीम का जफर ले लेगा वो फ्लेयर छोड़ेगा, जिससे उसकी टीम को पता चल जाएगा कि जफर मिल गया है।
और उसके बाद होगी एक आखिरी दौड़। जो टीम जेफर को टावर के ट्राइपॉड पर सबसे पहले रखेगा वो जीत जाएगा और हारने वाला ये कैंप छोड़ के चला जाएगा। गेम स्टार्ट होता है और फिर प्रियंका और वेडनेसडे का जेफर लेने के लिए पहुंच जाते हैं और दूसरी टीम भी वो उनकी शक्तियां उन्हीं पे इस्तेमाल करते हैं का जेफर लेने के लिए। उसके बाद एनिल को देखते हैं जो उन पे हमला कर देती है जेफर को लेने के लिए, लेकिन वो हर जगह धुआं कर देते हैं जो कि लैटिन गैस थी जिसमें सांस लेना नामुमकिन था और उन्होंने तो मास्क पहन रखा था। फिर वो उन पे मधुमक्खियां छोड़ देते हैं। उसके बाद वेडनेसडे भी जफर उठा लेती है। अब थी एक आखिरी दौड़, लेकिन अपोनेंट टीम ट्राइपॉड तक पहुंचने वाली थी और वेडनेसडे बहुत दूर थी। फिर वेडनेसडे अपना दिमाग लगाती है और वो एक रोप से फिसलते हुए टावर तक पहुंच जाती है और ऐसे उनकी जीत भी होती है। इसके तुरंत बाद वेडनेसडे वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे गर्लफ्रेंड का घर भी ढूंढना था। इसके लिए वो रात का कैंप फायर भी मिस कर देती है और उसे वो घर मिल भी जाता है। वहाँ उसे एक बोर्ड मिलता है जिसपे सभी आउटकास्ट की पिक्चर लगी थी और सभी एक ही हॉस्पिटल के पेशेंट थे जहाँ पे टेलर था और उसके ऊपर एक नाम लिखा था लोइस। वो वहाँ भी अपनी दृष्टि का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो नाकामयाब होती है। फिर हम उन स्काउट गाइड के ग्रुप को देखते हैं जो कैंप में कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, हारने के बाद भी। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे गर्लफ्रेंड के घर से आके अपनी मॉम को तुआलो असिगो की चुनौती देती है, जो कि एक प्रथा है एडम्स फैमिली में, और इसमें जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी होगी। उसकी मॉम ये चुनौती मंजूर कर लेती है। यहाँ दूसरी तरफ स्काउट गाइड चोरी छुपे टेंट में घुसाते हैं, तभी बहुत से रॉकेट छूटने लगते हैं। कर्नल जिस टेंट में घुसा था वो था पक्सली का, वो उसमें गिर जाता है और वहाँ था वो ज़ॉम्बी। वो उस ज़ॉम्बी को देख के बहुत डर जाता है। वो वहाँ उस ज़ॉम्बी को देखता है जो उसे जान से मार देता है। और अब हम देखते हैं वेडनेसडे और उसकी मॉम एक एक तलवार उठा लेती है। रूल बहुत सिंपल थे, जो पहले कांच का दिल तोड़ेगा वो जीतेगा। अगर वेडनेसडे जीती तो उसे उसकी बुक वापस करनी होगी और अगर उसकी मॉम जीती तो वो उस बुक को जला देगी और फिर फाइट शुरू होती है, वो भी आंखों पे पट्टी बांधकर। अब हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो उस आदमी को मारने के बाद एक कुल्हाड़ी लेके एक टेंट में घुस जाता है जहां वेडनेसडे के फादर नहा रहे थे। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी पक्सली आके उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और अब सब उससे भागने लगते हैं। और अब वो ज़ॉम्बी जंगल में आ जाता है और यहाँ फाइट अभी भी जारी थी, लेकिन वेडनेसडे हार जाती है। लेकिन तभी वेडनेसडे अपनी तलवार अपनी मॉम की तरफ फेंकती है। वो तलवार उस ज़ॉम्बी को जाके लगती है जो उसकी मॉम को मारने वाला था और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है जो ज़ॉम्बी को कस्टडी में ले लेती है। लेकिन अब वेडनेसडे अपनी बुक से हाथ धो चुकी थी, मतलब अपनी शक्तियों से भी हाथ धो देना। अब उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने एक पेशेंट को अंडरग्राउंड रखा हुआ था और वो और कोई नहीं थर्नेल थी। वो थर्नेल जिसने टेलर को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट किया था, जो कि अब थोड़ी सी बदल चुकी थी। लेकिन गर्लफ्रेंड कैसे मरा, वो काला कौवा है कौन, इसका जवाब वेडनेसडे को कभी मिल भी पाएगा। जितने भी मर्डर अभी तक हुए थे शायद वो थर्नेल ने कराए थे, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। उसके बाद डॉक्टर जो टेलर का इलाज कर रही थी वो थर्नेल को बुलाती है। उसे उसकी मदद चाहिए थी टेलर को सही करने में, क्योंकि टेलर की जो ये हालत थी उसी की वजह से थी। थर्नेल उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन उसके बदले वो एक बार सिर्फ टेलर से मिलना चाहती थी और डॉक्टर इसके लिए मंजूरी भी दे देते हैं और थर्नेल को टेलर के पास ले जाया जाता है। और अब बहुत साल बाद टेलर अपने मास्टर को देखता है। वो कहता है मुझे बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार था, और वो मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और वो थर्नेल को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे वादा करती है कि वो जल्द ही उसे वहाँ से निकालेगी। फिर हम वेडनेसडे को देखते हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेट को लेकर एक जगह आती है जहाँ उसकी नानी भी आ जाती है। वेडनेसडे वो यहाँ उन मरे हुए आउटकास्ट की अस्थियां देखने के लिए आई थी जो विलो हिल्स के मरीज थे, लेकिन जब वो उसे खोलती है और उसे सूंघती है उसे पता चल जाता है कि उसमें सिर्फ गिलहरी और हिरन की अस्थियां हैं। जो उसमें नहीं था वो था इंसान। तभी वो कौवा आता है और उसकी सबूत को लेकर उड़ जाता है। वो उसका पीछा भी करती है, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जाता है। फिर वो अपनी नानी से कहती है कि वो एक कब्रिस्तान खरीदें और पता लगाएं कि ये किसने किया है। लेकिन अब वो समझ चुकी थी जिस लुइस को वो ढूंढ रही थी वो उसे विलो हिल्स की हॉस्पिटल में ही मिलेगा, और इसका जिम्मा वो अपने अंकल फेस्टर को सौंपती है। वो एक होटल में जाता है जहाँ प्रियंका की मॉम थी।
वो वहाँ एक रूम बुक करता है। फिर वो उस रूम में बहुत आवाजें करने लगता है। दरअसल ये सब वेडनेसडे का प्लान था, अंकल फेस्टर को हॉस्पिटल में घुसाने के लिए और लुइस को ढूंढने के लिए। और ऐसा ही होता है, पुलिस आके उसे पकड़ लेती है और उसकी जांच भी होती है, जिससे वो अपने आप को पागल दिखाता है। और यहाँ पर प्रियंका की मॉम भी पकड़ी जाती है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई आइडेंटिटी थी और वो वहाँ कैसे आई इसका भी कुछ पता नहीं था, इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रियंका की मॉम प्रियंका पर मैसेज भेजती है कि जल्दी आओ, पुलिस स्टेशन में मुझे पकड़ लिया गया है। लेकिन प्रिंसिपल बैरी ने एक काम में प्रियंका को फंसा दिया था। वो उसे जाने के लिए भी कहती है, लेकिन प्रिंसिपल बैरी उसे जाने नहीं देते और उस पर नजर रखने के लिए वो उस पे ओवरलोड को छोड़ के जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नानी माँ ने कब्रिस्तान खरीद लिया था वेडनेसडे के लिए, और जिसने वो डेथ सर्टिफिकेट बनाया था उसका भी पता लगा लिया था। लेकिन उसकी मॉम इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी 20 साल से गायब थी और उसका आज तक कुछ पता नहीं है। इसके लिए उसे लग रहा था कि वो वेडनेसडे को बिगाड़ रही है। फिर नानी को पता चलता है कि उसकी बेटी को उससे फंड मांगने के लिए काम सौंपा गया है। वो डोनेशन देने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वेडनेसडे को उसकी किताब वापस दे दी जाए। लेकिन उसका एक ही जवाब था कि मैं परिवार का सौदा नहीं करती, और उस किताब को आग में झोंक देती है। फिर प्रियंका को देखते हैं जो एजक से मदद मांगती है, क्योंकि उसकी मॉम पुलिस स्टेशन में फंसी हुई थी। तो वो अपनी पावर का यूज करके ओवरलोड को पत्थर बना देता है और वहां से निकल जाते हैं। फिर हॉस्पिटल में अंकल फेस्टर को दिखाया जाता है। फिर हॉस्पिटल में अंकल फेस्टर का ब्रेन एक्सरे किया जाता है, जो कि बहुत पेचीदा था, और उसके बाद उसे बिजली के झटके भी दिए जाते हैं। और जब फेस्टर पेंटिंग कर रहा था, वो एक आदमी से लुइस के बारे में पूछता भी है, लेकिन उसकी आंखें ही नहीं थी, और वो एक फूड सर्व करने वाली लड़की से मिलता है जिसका नाम लुइस जैसा दिख रहा था, लेकिन वो लुइस थी। लेकिन फेस्टर की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है, और अब काफी रिसर्च करने के बाद जिसने उस अस्थियों का डेथ सर्टिफिकेट बनाया था उसका पता एग्नेस लगा लेती है। वो भी अब विलो हिल्स का एक पेशेंट बन के रह गया था। अब एनिड को अच्छा नहीं लग रहा था। वेडनेसडे उसे इग्नोर कर रही थी। वो उसे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तभी वहाँ एक एक करके बहुत से कौवे जमा होने लगते हैं। वेडनेसडे समझ जाती है कि एनिड को खतरा है और वो उस पर अटैक भी करने लगते हैं, और उनमें से एक थिन को उड़ा के ले जाता है, लेकिन वो कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लेता है, और जैसे वो गिरता है एनिड उसे पकड़ लेती है। वेडनेसडे उस आदमी को खिड़की से देख लेती है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे उसके सिर्फ कपड़े मिलते हैं, और वहीं उसे टेलर की डॉक्टर मिलती है। उसे उस पर शक होता है कि वो ही ये सब कर रही थी। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो उसे बताती है कि मिस कैप्री ने उसे बुलाया है ताकि वो म्यूजिक से पेशेंट को जल्दी ठीक कर सके। तभी वहाँ मिस कैप्री आ जाती है, जो कि थोड़ी सी हाफ रही थी। वेडनेसडे को थोड़ा उस पर शक होता है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रियंका आ जाती है और उन पुलिस वालों को सायरन सॉन्ग से सब भुला देती है। फिर वेडनेसडे थिन को विलो हिल्स भेजती है। थिन अंकल फेस्टर को बताता है कि अगर उसने स्टोन हस को ढूंढ लिया तो उसे लुइस भी मिल जाएगी। फिर फेस्टर स्टोन हस को ढूंढ भी लेता है। वो उससे लुइस के बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि लुइस कहाँ मिलेगी। वो उसके तोते को एक झटका देता है और वो उसको एक नंबर बताता है। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद प्रियंका अपनी मॉम को अपनी पुरानी क्लासरूम में छुपाने वाली थी। फिर हमें दोबारा विलो हिल्स में देखते हैं, जहाँ थिरनेल अंकल फेस्टर को पहचान लेती है। वो उस डॉक्टर को बताती है कि यहाँ पे एडम्स फैमिली का एक मेंबर है। जैसे ही डॉक्टर को पता चलता है कि फेस्टर एडम फैमिली से बिलोंग करता है, उसे एक ज़ॉम्बी के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सब थिन देख रहा था और वो वेडनेसडे को ही जाके ये सब बताता है। फिर वेडनेसडे, एग्नेस और एनिड मिलके एक प्लान बनाते हैं अंकल फेस्टर को वहाँ से निकालने का। वेडनेसडे मिस कैप्री की कार में चोरी छुपे बैठ जाती है, जो कि म्यूजिक लेसन देने विलो हिल्स जा रही थी, और यहाँ एग्नेस और एनिड पहले से ही वहाँ पहुँच चुके थे। एग्नेस एक बड़ा सा धमाका करती है ताकि वेडनेसडे हॉस्पिटल के अंदर जा सके, और उनका प्लान काम भी कर जाता है। वो लूसी की मदद से पहले अंकल फेस्टर को ढूंढती है, लेकिन जो ज़ॉम्बी फेस्टर के साथ था उसकी जंजीरें टूट जाती हैं और वो ज़ॉम्बी एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसे मार देता है। पूरे हॉस्पिटल में सायरन बजाता है कि ज़ॉम्बी भाग चुका है। उसे पकड़ने के लिए सब अपने हथियार उठा लेते हैं, और अब अंकल फेस्टर और वेडनेसडे दोनों एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, जो उसे स्टोन हस ने बताया था। अंकल फेस्टर को उसका लॉक पता था, जो कि उस तोते ने उसे बताया था। जब वो रूम में पहुंचते हैं, वहाँ उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है। वहाँ उसे पता चलता है कि लुइस एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है।
वो यहाँ बहुत लोगों को देखती है जो आउटकास्ट के निधन हो गया था। मतलब कोई भी उनमें से मरा नहीं था, बल्कि एक झूठी रिपोर्ट बनाई गई थी। तभी वहाँ वो कौवा आ जाता है और उसका मालिक भी, जो कि स्टोन हस की बेटी थी। हस एक आम इंसान था, वो भी एक आउटकास्ट बनना चाहता था, इसीलिए उसने इन आउटकास्ट को कैद किया था और इन पे बहुत से एक्सपेरिमेंट करे थे ताकि वो आउटकास्ट जैसा पावर हासिल कर सके। और इसी की बदौलत उसकी बेटी इन कौवों को कंट्रोल कर सकती थी। मतलब जो मर्डर हुए थे वो हस की बेटी नहीं करे थे। इस बातचीत के बीच में अंकल फेस्टर एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है और सभी कैदी भी आज़ाद हो जाते हैं। मौका देखते ही थर्नेल टेलर को आज़ाद कर देती है, लेकिन टेलर अब किसी का गुलाम नहीं था, तो वो थर्नेल को एक मौका देता है। वो कहता है भागो, और तभी टेलर उस मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और वो लगातार थर्नेल के पीछे भागे जा रहा था। और तभी वो अपने पंजे उसके पेट में घुसा देता है और उसे फेंक देता है। फिर वो डॉक्टर बचने के लिए एक रूम में आ जाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसी रूम में होता है और वो उस पर हमला करके उस डॉक्टर को मार डालता है और हर्ष भी उसका शिकार हो जाता है। और अब वो मोमेंट आ जाता है जहां वेडनेसडे मॉन्स्टर के सामने आ जाती है और वो वेडनेसडे को एक पंजा मारता है, जिससे वो उड़ती हुई हॉस्पिटल से बाहर जाके गिरती है। और फिर वो मॉन्स्टर जंगल की तरफ चले जाता है और अब हम वेडनेसडे को खून में लथपथ देखते हैं। उसका एक ही सपना था, जब मौत उसके सामने आए तो उसकी आंखों में दे सके बिना खौफ के, लेकिन अब उसकी कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी कि उसने सब बर्बाद कर दिया। इसी के साथ वेडनेसडे सीजन 2 के सारे एपिसोड खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जब तक के लिए तुम हमारी बाकी वीडियोस को देख सकते हो।